हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर मिरर्स एंड देयर इमेज फॉर्मेशन. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स. नंबर वन is plane mirror and another is spherical mirror. देखो, प्लेन मिरर क्या होता है एक्चुअली, जो घर में हम अपना फेस देखने के लिए हम जो यूज करते हैं, ठीक है, घरों में यूज करने वाला हमारा वो प्लेन मिरर होता है. और जबकि जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. ठीक है, जैसे हेडलाइट में हो गया गाड़ी की, है ना, और टॉर्च में हो गया, तो उसमें अलग टाइप के मिरर्स यूज होते हैं, वहाँ पर प्लेन मिरर यूज नहीं होता है. तो प्लेन मिरर पहले हम स्टडी कर लेते हैं. व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर सिंपली एक प्लेन शीट से बना होता है, जो कि एक प्लेन गिलास की शीट पर एक पॉलिश कर देते हैं. ठीक है, उस पॉलिश के करने से पहले सिल्वर पॉलिश करते हैं, फिर इस सिल्वर पॉलिश के ऊपर क्या कर देते हैं, लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर लेते हैं, है ना. तो सिल्वर पॉलिश, इसके ऊपर लेड ऑक्साइड की पॉलिश करके क्या बन जाता है आपका एक प्लेन मिरर. और किसी भी मिरर में ये वाली सरफेस जो होती है, जिस साइड पॉलिश होती है, ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस कहलाती है, पॉलिश्ड सरफेस. और ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर जो है ये भी दो टाइप के होते हैं. प्लेन मिरर तो एक सिंपल ही होता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है कॉनकेव एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स. कॉनकेव का शेप क्या होता है? और कॉन्वेक्स का शेप इस तरह से होता है. एक्चुअली ये जो स्फेरिकल मिरर्स बने हुए होते हैं ना, देखो मेन चैप्टर में थोड़ा बहुत तो हमें ये भी पढ़ना है, प्लेन मिरर, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और इससे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो भी हमें देखनी है, इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है. और उसके बाद फिर हमें स्फेरिकल मिरर्स भी पढ़ने हैं कि स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर क्या है, ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, और इसके जो कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस, वो हमको पढ़नी है. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, रूल्स पढ़ना है. तो एक ही करके हम सब चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं. तो पहले मैं स्फेरिकल प्लेन मिरर को ही डिस्कस कर लेते हैं. प्लेन मिरर क्या है? ठीक है, तो देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से होती है. तो यहाँ पर मैं एक प्लेन मिरर ड्रा कर रहा हूँ. ठीक है, ये मैंने प्लेन मिरर ड्रॉ कर दिया. अब इससे हम सीखेंगे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है. तो देखो, कभी भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ होगा ना किसी भी मिरर में, उसके सामने रखा हुआ होगा, उसके पॉलिश सरफेस की तरफ रखा हुआ नहीं होगा. जैसे मिरर में हम अपना फेस देखते हैं, तो जिस साइड से हम अपना फेस देख रहे होते हैं वो सरफेस होती है इसकी ये वाली, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और जिस साइड उसका बैक होता है, ठीक है, वो हमारी पॉलिश्ड सरफेस कहलाती है. तो पॉलिश सरफेस हमेशा इस साइड रहेगी, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसके इस साइड रहेगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड. तो एक ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर हम. तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया. इस ऑब्जेक्ट की हमें क्या करनी है, इमेज फॉर्मेशन करनी है इस मिरर के अंदर. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, अब जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज चलती हैं, उन लाइट रेज को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज कहते हैं, है ना. तो इस मिरर से भी कुछ लाइट रेज ट्रेवल करेंगी. ओके, तो वैसे तो बहुत सारी, जैसे इस बोर्ड पर बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी, लेकिन हमें अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, दो ही लाइट रे पर डिस्कस कर लेते हैं. इस इतने बड़े बोर्ड पर केवल ट्यूबलाइट से जो भी लाइट रेज आ रही होंगी वो केवल कुछ लाइट रेज थोड़ी होंगी, बहुत मिलियंस ऑफ लाइट रेज होंगी, लेकिन उनमें से हमने दो लाइट रेज डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए. तो एक लाइट रे बिल्कुल सीधी जाएगी, देखो, ठीक, और रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल बैक वापस आ जाएगी, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी लाइट रे जितने एंगल से आती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये 90 एंगल से जा रही थी, 90 एंगल से टकरा कर बिल्कुल वापस आ गई. ठीक है, अब दूसरी लाइट रे भी हम डिस्कस कर लेते हैं. दूसरी लाइट रे ये चली, ठीक है, और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा,
जितने एंगल से जा रही थी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बाद में इसको हम मतलब रिफ्लेक्ट हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमें इमेज फॉर आप करते क्या, हम जो मैं बता रहा था ये वाली लाइट रे सीधी जाएगी तो ये टकरा कर वापस चली जाएगी, तो इसको हम क्या करेंगे वर्चुअली डॉट डॉट करके इसको हमने आगे बढ़ा देंगे। याद रखना इसको मैं वर्चुअली इसको पीछे मिरर के पीछे की तरफ ड्रॉ कर देना है इस लाइन को हमें। ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा था कि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जब मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस साइड चली गई। अब जैसे कि ये रिफ्लेक्टेड रे थी जो इधर गई थी टकराकर, इसको हमने वर्चुअली पीछे मिलाया था, ऐसे यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी वर्चुअली हम कहाँ मिला देंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो जब पीछे की तरफ इसको हम मिलाएंगे तो ये कहाँ जाकर मिलेगी, ये मिलेगी यहाँ। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, हमको एक पॉइंट मिल गया ये। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, तो इसको हम ए डैश लिख देते हैं, पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट के हेड, ये हेड था ऑब्जेक्ट का और ये फुट था। ठीक है, मान लो कोई बॉय खड़ा था, उसका हेड ये है, फुट ये है, तो हेड से 2 लाइट रेज चली और टकराने के बाद वापस आ गई तो यहाँ पर मिली। अब ऐसे ही इस बी वाले पॉइंट से 2 लाइट रेज ट्रेवल करेंगी, ये सीधी गई। ठीक है, और जैसे कि ऊपर हुआ था जो लाइट रे परपेंडिकुलरली पड़ती है वो पीछे वापस हो जाती है। ठीक है, तो वो पीछे वापस हो गई, लेकिन रिफ्लेक्टेड वाली को हम आगे मिलाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड वाली को हमने क्या किया, आगे बढ़ाया इसको। ठीक है, अब बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर एक लाइट रे और बिल्कुल जैसे ये वाली आई थी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई थी, ऐसे ये वाली जाएगी और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और इसको भी वर्चुअली हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके पीछे मिला देंगे। तो वर्चुअली जब डॉट डॉट करके हम इसको पीछे मिलाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर मिली, देखो ये वर्चुअली यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों लाइट रेज जहाँ पर मिली वहाँ पर हमने एक पॉइंट और मिला दिया बी डैश। ओके, तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हेडिंग नाम है इसका। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके हेड से एक लाइट रे बिल्कुल सीधी जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, इस वाली लाइन को पीछे मिलाएंगे वर्चुअली, एक लाइट रे और जाएगी, फिर जितने एंगल से जा रही थी उतने एंगल से टकरा कर वापस चली आएगी, उसको भी हम क्या करेंगे, पीछे मिला देंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये फिर पीछे मिलाना पड़ेगा इसको वर्चुअली। फिर ऐसे ही फुट से भी हमें बिल्कुल परपेंडिकुलरली पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर बैक आ जाएगी और फिर एक एंगल से टकराएगी, फिर जिस एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसको भी वर्चुअली पीछे मिलाएंगे। तो दोनों लाइट रेज कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि दो लाइट रेज के मिलने से जो पॉइंट बन रहे थे उन पॉइंट्स को मिलाने पर, ठीक है, जो हमें ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन हमें मिल गई, यानी कि इमेज बन गई है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ओके, तो वो हम ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, और ये हमारा प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये है हमारी, और इमेज ये है और मिरर ये है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस ये है और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ये है, ध्यान से देखना। ओके, और यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज, और यहाँ पर ये इमेज का साइज है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा तो बहुत ध्यान से देखना एक एक करके सारे पॉइंट्स। ओके, देखो यहाँ पर ये लाइट रेज रियल में मिल रही हैं, रियली टकरा रही हैं ना आपस में, ये से टकरा गई, लेकिन ये वाली लाइट रेज वर्चुअली टकरा रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पर हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, किसी प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसी इमेज बनती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत ध्यान से देखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। वर्चुअल का मतलब
जो लाइट रेज हैं वो डेड डैश करके मिल रही है, नहीं मिल रही हैं, देखो ठीक है, डेड डैश करके मिल रही है यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है। और इरेक्ट का मतलब होती है सीधी। जैसे ये मार्कर है, मार्कर अगर आप यहाँ पर ये बोर्ड मान लो मिरर है और मार्कर को आप मिरर के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो ये इसका मार्कर का अगर हेड है और ये इसका फुट है, ठीक है, तो हेड ऊपर ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है हेड नीचे हो जाएगा, इमेज में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद को भी देखते हैं मिरर के अंदर, मान लो ये बोर्ड इतना बड़ा, ये आपका मिरर है और आप खुद को देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आपकी ठोड़ी अगर इसके अंदर नीचे है और हेड अगर ऊपर है, ठीक है, तो ये ऐसा ही बनेगा, इसमें हेड ऊपर ही रहेगा और ठोड़ी नीचे ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ठोड़ी ऊपर चली गई और हेड नीचे आ गया। अगर ऐसा होता तो इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ओके। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी कि सीधी इमेज बनती है, ओके। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा एंड इरेक्ट मीन्स सीधा इमेज बनता है, ठीक है। तो देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैं इमेज के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर थोड़ा सा, इमेज जो होती है ना, दो टाइप की इमेज होती हैं, ओके। एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं? रियल इमेज वो इमेज होती है विच कैन बी टेकन ऑन एनी स्क्रीन, विच कैन बी टेकन ऑन एनी स्क्रीन, ठीक है। जो इमेज किसी भी स्क्रीन पे ली जा सकती है वो हमारी क्या कहलाती है? रियल इमेज कहलाती है। और जबकि वर्चुअल इमेज क्या होती है? विच कैन नॉट बी टेकन ऑन एनी स्क्रीन। वो इमेज जो किसी भी स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती हमारी वर्चुअल इमेज कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल रियल इमेज का हम एग्जाम्पल देखें तो हम मूवी देखने जाते हैं तो सिनेमा हॉल में जो भी इमेज बनती है, जितनी भी इमेज होती हैं, सारी की सारी रियल इमेज होती हैं। तो इमेज फाउंड बाय सिनेमा हॉल स्क्रीन, ठीक है। तो सिनेमा हॉल स्क्रीन लिख देते हैं, सिनेमा हॉल स्क्रीन। या आपके स्कूल में प्रोजेक्टर चलता है तो प्रोजेक्टर से जो इमेज फॉर्म होती है वो आपकी कैसी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। सिनेमा हॉल स्क्रीन, प्रोजेक्टर स्क्रीन, या आपका मोबाइल जो होता है, मोबाइल की भी स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होती है ना, तो वो भी कैसी है? रियल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो किसी स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती, जिसकी कोई स्क्रीन नहीं होती है। जैसे आप मिरर के अंदर अपना फेस देखते हो, है ना, तो मिरर के आप अंदर फेस देखते हो तो वो मिरर में इमेज फॉर्म हो रही है, वो केवल एक वर्चुअल इमेज है, उसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप उसको कि आपकी जो इमेज मिरर के अंदर बन रही है उस इमेज को आप किसी दीवार पर ले लें, ऐसा थोड़ी हो जाता है। उस इमेज को आप मिरर के अंदर से निकाल कर दीवार पर फोकस नहीं कर सकते। तो ऐसी इमेज क्या कहलाती हैं? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, प्लेन मिरर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइड में 2 पॉइंट और मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है, कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ओके। रियल इमेज जो स्क्रीन पर बनती है और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती, ठीक है। तो प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज, ठीक है। देखो याद रखना, हमेशा वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, याद रखना, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो इरेक्ट भी होगी, ओके। और अगर रियल इमेज बनती है तो वो इन्वर्टेड होती है। ये भी यहाँ पर लिख लो, चलो। रियल इमेज होती है तो वो इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज अगर बनती है तो वो इरेक्ट होती है, ओके। ये 2 पॉइंट हम नोट कर लेंगे कि रियल के साथ वर्चुअल ही आता है, ओके, और रियल के साथ इन्वर्टेड आता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही आता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, इमेज फाउंड बाय प्लेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती है। दूसरी, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, same distance as object is placed, same distance as object is placed from the mirror, ठीक है। यानी कि सेम डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट की और इमेज जो हमारा मिरर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वही इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस होती है। यानी कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x होती है, यानी कि सेम डिस्टेंस पर
बनती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिरर से कैसी रहती हैं, हमेशा बराबर रहती हैं। देखो अगर आप मान लो ये मिरर है, ठीक है, अगर आप अपना फेस देख रहे हो, आप अपना फेस यहाँ से देख रहे हो, तो आपकी जो इमेज बनेगी मिरर की दूसरी साइड वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। अगर आप पास जाओगे तो इमेज भी थोड़ा पास हो जाएगी, और अगर थोड़ा दूर जाओगे तो इमेज भी थोड़ा दूर चली जाएगी। ऐसा होता है नहीं होता है? सभी लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं मिरर में अपना फेस। अगर हम यहाँ देखते हैं, हमारी इमेज यहाँ बन रही है अगर, ठीक है, तो अगर हम आगे जाते हैं तो मिरर भी इमेज भी आ जाती है, पीछे आते हैं तो इमेज भी पीछे चली जाती है ना। तो सेम डिस्टेंस पर बनती है मिरर से। सेम डिस्टेंस किससे? मिरर से। अगर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अगर ये है और इमेज मिरर ये है, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस पीछे किसकी होगी? इमेज की, इसके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की इमेज बनती है ना। या अगर आप अपना फेस मिरर के अंदर देख रहे हैं, तो अगर आपका फेस इतना बड़ा है मिरर के अंदर, तो अगर आपका फेस इतना बड़ा है तो मिरर के अंदर इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। ऐसा नहीं कि इमेज इतनी बड़ी बन गई या इमेज इतनी सी बन गई, है ना। जितना साइज ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी क्या बन रही है? इमेज। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। अगर हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट, हाँ एक पॉइंट और यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा रफ कर देता हूँ। लेटरली इन्वर्जन एक डेफिनेशन आ जाती है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, जैसे आपने इन्वर्टेड इमेज तो पढ़ ली, इन्वर्टेड इमेज तो उल्टा होता है, लेकिन लेटरल इन्वर्जन आ जाता है कभी कभी डिफाइन करने के लिए लेटरल इन्वर्जन क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या होती है। जैसे देखो, जैसे हम मिरर में अपना फेस देखते हैं ना, जैसे हम देख रहे हैं ये, ठीक है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो मिरर के अंदर जब हम खुद को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड जो होता है वो राइट साइड में चला जाता है, और राइट साइड जो होता है वो लेफ्ट साइड में चला जाता है। इसीलिए मिरर में हम जो देखते हैं कभी कभी उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है, नहीं देता है? मिरर में जितना भी हम देखते हैं वो सारा सारा उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है। तो उल्टा क्यों दिखाई देता है? लेटरल इन्वर्जन की वजह से। तो व्हेन वी सी इन ए मिरर, जब हम किसी मिरर में देखते हैं, देन आवर राइट साइड अपीयर्स टू द लेफ्ट और लेफ्ट साइड अपीयर्स टू द राइट। तो यहाँ लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हेन वी सी इन द मिरर then our left side appears when we see in the mirror, then our left side appears to the right side and right side appears to the left side. Okay, it is called lateral inversion। मतलब जब हम किसी मिरर में देखते हैं तो हमारा when we see in the mirror, जब हम किसी मिरर में देखते हैं, then our left side, तो हमारी लेफ्ट साइड जो होती है वो राइट साइड में दिखाई देती है, एंड राइट साइड अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देती है मिरर के अंदर। इट इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ये क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, याद रखना लेटरल इन्वर्जन। देखो, अगर ये ऊपर हेड वाला साइड अगर नीचे हो जाता है तो ये इन्वर्जन कहलाता है ओनली। लेकिन अगर लेफ्ट साइड, जैसे कि मिरर ये मार्कर है, मार्कर का ये वाला साइड जो है, ठीक है, अगर मिरर के अंदर हम देखेंगे तो ये इधर को दिखाई देगा इमेज में, इमेज के अंदर ये साइड दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, ये हमारा लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। अब इसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं। ये तो हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर वगैरह ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल मिरर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है।
तो वैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स यूज़ तो किए हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो वही हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स अगर हम बता देंगे ना स्फेरिकल मिरर्स आपने यहाँ यूज किए हैं, तब आप समझ जाएंगे अच्छा ये तो स्फेरिकल मिरर था, हमको तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो वो हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स। आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है, हंसते रहा करो, ऐसे मायूस होकर वीडियो देखते हो पता नहीं क्या, ऐसे थोड़ी फिजिक्स पढ़ी जाती है। फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत क्या होना पड़ता है, हमको अपनी टेंशन सब रिलीज करनी पड़ती है, वरना फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तो देखो स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक्चुअली ये मिरर बनते कैसे हैं ये हमको पता होना चाहिए, मिरर बनते कैसे हैं। तो देखो करते क्या है, स्फेरिकल मिरर जैसे इसका नाम है तो उसी तरह से इसका काम है। मतलब काम क्या, जैसे कि ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर से काटकर बनाए जाते हैं। तो एक स्फीयर है, ये एक होलो स्फीयर है। कैसा होलो, होलो का मतलब होता है खोखला। तो होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर को जब कट कर देते हैं, जैसे क्लास में तुम और तुम्हारे फ्रेंड ने आपस में लड़ गए कि हमें तो आधा आधा करना है, तो वो आधा आधा कर लेंगे, ये हो गया आधा आधा। ठीक है, आधा आधा करने के बाद इसको क्या करेंगे, अब एक फ्रेंड बोला मैं तो करूँगा इसे अंदर से पॉलिश, तो उसने इसे इनसाइड पॉलिश कर दिया, उसने इसे इनसाइड पॉलिश कर दिया। दूसरा बोला मैं तो आउटसाइड पॉलिश करूँगा, दूसरे ने इसको क्या कर दिया, आउटसाइड पॉलिश, है ना, क्योंकि कंपटीशन था भाई, अलग अलग कुछ ना कुछ क्रिएटिव हमको दिखाना था बनाकर। तो दूसरे ने इसको आउटसाइड पॉलिश कर दिया। लेकिन अब ये तो अलग अलग हो गए थे ना, ये तो एक पार्ट लग रहा है, लेकिन इसको जब कट कर दिया तो काट के तो अलग अलग हो गए ना। तो जब काट के इसको अलग अलग किया गया तो जो फ्रेंड लेकर गया वो उसने अपने बेंच पर रख लिया ये वाला मिरर, जिसने आउटसाइड पॉलिश की थी उसका हो गया ये वाला मिरर। ठीक है, और जिसने इनसाइड पॉलिश की थी उसका है ये वाला मिरर, है ना, जिसने इनसाइड पॉलिश की थी। कुछ ऐसा ही डायग्राम बनकर आएगा ना इनसाइड और आउटसाइड पॉलिश वाले का। तो इस तरह से किसी ने इनसाइड पॉलिश की, किसी ने आउटसाइड पॉलिश की, तो इस तरह से दो मिरर अलग अलग बन गए। अब जिसने इनसाइड पॉलिश की थी इनसाइड, और एक ने आउटसाइड पॉलिश की थी, लेकिन जिसने आउटसाइड पॉलिश की थी तो आउटसाइडर, ये आउटसाइडर कहलाया, है ना। तो आउटसाइड पॉलिश्ड, आउटसाइड पॉलिश्ड, ये आउटसाइड पॉलिश्ड है। और जबकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम जानते हैं, जिधर से हम देखते हैं, अब जो लड़का ये जिसने इस साइड से पॉलिश की थी उसने अपना फेस देखा तो उसका फेस तो बिल्कुल चंपू बन गया। तो जिधर से इनसाइड पॉलिश है मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इनसाइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड और पॉलिश सरफेस आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लेना ध्यान से, इसका उल्टा कर देना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है भाई, आउटसाइड, और पॉलिश सरफेस इनसाइड है। ये तो मैंने केवल आपको यहाँ तक बता दिया, याद रखना कॉनकेव मिरर में होता क्या है। अब जो लड़का जो मतलब दो स्टूडेंट थे, जैसे स्पून ले लेते हैं हम, स्पून होता है ना, तो स्पून में अगर हम देखते हैं इस साइड से, जिस साइड से हम खाना खाते हैं ना स्पून में, उस साइड से अगर हम देखते हैं तो वो जो सरफेस होती है उसकी वो कॉनकेव सरफेस कहलाती है। जबकि उसका दूसरा साइड जो होता है वो पीछे वाला साइड, स्पून के पीछे वाला साइड जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। याद रखना कॉन्वेक्स और कॉनकेव। याद करने का इसका तरीका क्या है कि कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में भाई हम खाना खाएंगे, कॉनकेव में क्या होगा, खाना खाएंगे, तो स्पून में जिस साइड से हम भरकर खाते हैं ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आ जाता है वो हमारा कॉनकेव हो गया। और जो कम मात्रा में था वो कॉन्वेक्स, यूज ही नहीं है इसका, वैक्स बेकार है बिल्कुल, ये बेस्ट है ना, तो यूज ही नहीं है इसका, तो कॉन्वेक्स हो गया ये। देखो यहाँ पर एक्चुअली कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर हैं इनके कुछ और नाम भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना किसी भी मिरर में जो लाइट रेज आती हैं, अगर बहुत दूर से किसी इन्फिनिट ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, तो ये इस मिरर के पास कोई लाइट रेज आ रही हैं तो ये बहुत दूर से आ रही हैं, तो ये कैसे होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और आने वाली लाइट रेज को हम जानते हैं क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज। तो ये सारी की सारी पैरेलल आ रही हैं। तो जब भाई इस पर दूर से आने वाली लाइट रेज पैरेलल हैं तो इस पर भी दूर से आने वाली लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, इस पर भी आने वाली लाइट रेज क्या है, इंसिडेंट रेज को हम जानते हैं, हम आने वाली लाइट रेज को इंसिडेंट रेज कहते हैं। लेकिन
अब जब मिरर है तो मिरर से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो भाई यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो जिसकी इनसाइड पॉलिश थी, यानी कि पॉलिश सरफेस इनसाइड थी, तो लाइट रे व्यू इनसाइड मिला देती है, अंदर की ओर मिला देती है। तो जितनी भी लाइट रेज हैं इनको सबको ये इनसाइड मिला देगी किसी एक पॉइंट पर, है ना। तो इसने इसको यहाँ पर मिला दिया। सारी लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज थी सारी की सारी रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से कट जाती हैं, ठीक है। तो इसकी इस जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर की इस प्रॉपर्टी के कारण, किस प्रॉपर्टी के कारण, कि जितनी भी लाइट रेज इस पर आती हैं किसी भी इन्फिनिट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, वो सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज करना मतलब एक पॉइंट पर मिलाना, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये जितनी भी लाइट रेज होती हैं उन सबको क्या करता है, ये दूर दूर फैला देता है। तो ये दूर दूर फैला देगा, इसने दूर दूर फैला दिया लाइट रेज को। तो दूर दूर फैलाने के कारण क्या होता है इसका, है ना, दूर दूर फैला देता है ये, ओके। तो दूर दूर फैला देता है, यानी कि इनको डाइवर्ज कर देता है। दूर दूर फैलाने को हम कहते हैं डाइवर्ज। तो इसलिए इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्ज मतलब डाइवर्ज कर देता है। देखो स्पून है, स्पून में अगर हम चावल रखेंगे इस साइड, ठीक है, इस साइड रखेंगे तो वो इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड क्या है, पॉलिश सरफेस पीछे है इसके और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है। तो ये चावल को क्या करेगा, स्पून का इस साइड कॉनकेव होता है, हम जानते हैं स्पून का ये वाला साइड कॉनकेव है। तो इस साइड अगर हम चावल लेंगे तो क्या होंगे वो, ठीक है, बने हुए नहीं, बिल्कुल मतलब प्योर चावल, बने हुए नहीं, ऐसे ही हम अगर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड वो कलेक्ट हो जाएंगे एक पॉइंट पर, ठीक है। जबकि इस साइड अगर हम लेंगे तो वो सारे के सारे कलेक्ट ही नहीं होंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। तो कॉन्वेक्स में भी यही होता है, ये सारी लाइट रेज को दूर दूर फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये सारे लाइट रेज जो होती हैं उनको एक पॉइंट पर मिला देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो ये तो हमने इसके दो नाम पढ़ने के लिए हमने इनको इतना समझाया था ये, ठीक है। अब इसके बाद स्फेरिकल मिरर्स तो हम समझ गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, और कॉनकेव वाले को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स वाले को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी हम देख लेते हैं, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस क्या हैं, फिर उसके बाद रूल्स देखेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर, ठीक है। जो मिरर अभी हम पढ़ रहे थे उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखने के लिए हमें वही समझना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ये किससे मिलकर बने थे, एक स्फीयर से काट कर बनाए गए थे, है ना। तो ये स्फीयर है, इसका अपना कोई सेंटर भी होगा, तो ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो देखो ये हम जानते हैं कि हमारे जो मिरर्स थे ये हमने इससे काट कर बनाए थे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर फॉर्म किया है यहाँ पर ये, है ना। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म करने पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक सेंटर सी आ रहा है। तो कॉनकेव मिरर अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा तो इस तरह से आएगा ये कुछ मिरर इस तरह से। तो काट कर तो देखो इससे मिलकर इससे बनाया गया था ये, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट मिरर है और ये इसका एक छोटा सा पार्ट हो गया ये मिरर, है ना। तो पहली डेफिनेशन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ले देता हूँ अब डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वैसे आप अगर लिंक में देखेंगे नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर इसके नोट्स मैंने दे रखे हैं पूरे, ठीक है। लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिसका कि मिरर एक पार्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी स्फीयर का वो सेंटर पॉइंट होता है जिसका कि स्फेरिकल मिरर एक पार्ट होता है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें, दूसरी डेफिनेशन आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इन डेफिनेशंस को लिखने के लिए या तो आप वीडियो
रोक रोक कर इसकी डेफिनेशन लिख लो, वरना डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड, वहाँ पर आप नोट से नोट कर सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर। मिरर का एक सेंटर होता है, ये सेंटर पॉइंट जिसको हम पोल कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस विच पासिस थ्रू द पोल ऑफ द मिरर। तो पहले हम पोल ही समझ लेते हैं, पोल क्या होता है, ठीक है। किसी भी मिरर का, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक मिरर है, किसी भी मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव का, या हम कॉन्वेक्स कह दें कि चलो ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, तो इनका अपना एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल। तो पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और उस सेंटर पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। सिमिलरली यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोकस, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये हमें दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो हम डेफिनेशन यहाँ पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पोल ये है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड फोकस। द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड फोकस। डेफिनेशन समझ में आ गई आपके, ठीक है। आगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, तो फोकल लेंथ ध्यान से देखो, देखो हमें दिख रहा है फोकस यहाँ पर है, फोकस ये है, पोल ये है। तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। या हम कह सकते हैं द डिस्टेंस हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। या दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तब हमें ज़्यादा दूसरी डेफिनेशन याद करने में आसानी रहेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस को एफ से लिखते हैं, ठीक है, फोकस पॉइंट जो होता है इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं, इससे कैपिटल एफ से, ठीक है। और जबकि फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। तो देखो ये जो रेडियस, जितना ये फोकल लेंथ होती है ना, उतनी ही इधर भी ये डिस्टेंस होती है, यानी कि इसको भी हम एफ लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एफ। तो अब देखो बेटा, ये एफ है और ये एफ है, तो एफ प्लस एफ कितना हो गया, 2f। और जबकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, r, यानी कि हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू एफ प्लस एफ, और r इक्वल्स टू कितना हो गया, 2f, या f इक्वल्स टू कितना हो गया, r/2, ठीक है। तो फोकल लेंथ को और क्या कह सकते हैं हम, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से लिखते हैं और फोकल लेंथ को f से लिखते हैं। तो फोकल लेंथ की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। और हमेशा याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होती है, या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपके इजीली, ठीक है। समझ में नहीं आया, वीडियो एक बार दोबारा रिपीट करके देखना, आपके समझ में जरूर आ जाएंगे ये, ठीक है। अब इसके बाद डेफिनेशन हमने पढ़ लिए हैं, अब हम देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन की। रूल्स क्या हैं इसके इमेज फॉर्म करने के लिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो जैसे मैं ज़ाहिर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए ये जो मिरर्स हमने बनाए हैं, एक मैंने कॉनकेव बनाया एक साइड मैंने कॉन्वेक्स बनाया है। ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, यानी कि इस साइड वाला कॉनकेव और इस साइड वाला कॉन्वेक्स। ये आप पढ़ चुके हो, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, लेकिन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हम देख लेते हैं एक बार है क्या। देखो 4 रूल हैं, 2 रूल मैंने ये लिख दिए, 2 रूल मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो और ये 4 रूल नहीं है, 2 रूल कॉनकेव मिरर के लिए हो गए, वही रूल बिल्कुल सेम किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए होंगे। तो when a ray of light is parallel to principal axis, हम जानते हैं ये वाली एक्सिस क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है
है ना। तो पहले मैं देखो एक पे डिस्कस कर लूँगा बिल्कुल, फिर सेम बिल्कुल इस पर डिस्कस करूँगा, ऐसे ही पहले इस पर डिस्कस करूँगा फिर सेम इस पर डिस्कस करूँगा। तो बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। ये कॉनकेव मिरर के लिए यहाँ पर डिस्कस करूँगा और बिल्कुल वही सेम रूल मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस करूँगा। फिर यहाँ पर ये वाला रूल मैं कॉनकेव मिरर के लिए डिस्कस करूँगा, फिर वही सेम रूल कॉन्वेक्स के लिए डिस्कस करूँगा। तो पहला रूल है क्या, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या होता है। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइट रे क्या होती है, जब इंसिडेंट होती है तो क्या होता है। तो ये रे ऑफ लाइट, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला रूल क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासिस थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। तो मैंने यहाँ पर दोनों मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोनों लाइट रेज बना दी हैं। तो हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लाइट रे होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो देखो इसकी अब आर पार तो लाइट रे जाएगी नहीं, इसके रिफ्लेक्शन होकर इधर की तरफ जाएगी, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद हम जानते हैं कॉनकेव मिरर लाइट रे को अंदर की तरफ मोड़ देता है, तो ये लाइट रे को अंदर की तरफ मोड़ देगा। तो देखो ये वाला जो पॉइंट बनाया है ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है, और हम जानते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच के पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो ये लाइट रे जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर जाती है। तो ये मिरर के फोकस होकर बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। तो देखो ये फोकस होकर गई, है ना। ऐसे ही बिल्कुल इसमें होगा, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, हम जानते हैं देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर लाइट रे को डाइवर्ट कर देता है, यानी कि ऊपर की तरफ मोड़ देगा, इस तरह से ऊपर डाइवर्ट कर देगा। लेकिन वर्चुअली तो हम मिला देते हैं ना पीछे को। तो ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका फोकस यहाँ कहीं होगा। तो ये लाइट रे क्या होगी, वर्चुअली यहाँ पर मिलेगी फोकस पर, इसके डैश डैश करके मिला देते हैं इसको यहाँ पर फोकस पर। तो याद रखना कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाती है, उसके फोकस से। दूसरा देख लेते हैं, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और ये इसका फोकस हो गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, और फोकस ये हो गया, ये फोकस इधर है, इधर ये एफ डैश और ये सी डैश, ठीक है। जो पॉइंट देखो, अगर इधर सी होता है तो इधर सी डैश होता है, और अगर इधर एफ होता है तो इधर एफ डैश होता है, याद रखना। तो रूल क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, तो अब अगर मैं एक रे ऑफ लाइट इस फोकस से पास करा दूंगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे यहाँ से अगर एक रे ऑफ लाइट मैं इस वाले फोकस पर ले जाऊँ, इस वाले फोकस पर अगर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो ये वाली लाइट रे जा रही थी तो मैंने वर्चुअली मिला दी है ना, इस वाले फोकस पर जा रही थी, लेकिन ये आर पार थोड़ी निकल जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पर जाएगी। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो याद रखना, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन goes parallel to principal axis, गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये दोनों रूल आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर जाती है, और अगर फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। याद रखना, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जा रही है, और अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही हमारा रूल है। ये दोनों रूल आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इनको याद रखना। When a ray of light is parallel to principal axis, then after reflection it passes through the focus, and when a ray of light goes to the focus, then after reflection it is parallel to principal axis, same as the convex mirror, like concave mirror। ओके, तो ये दो रूल हमारे हो गए। अभी दो रूल और हैं, दो रूल और रिफाइन करता हूँ आपके लिए।
नेक्स्ट रूल है हमारा थर्ड रूल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं ये वाला पॉइंट होता है, तो अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने यहाँ पर बना दिया पूरा डायग्राम, ये कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सिमिलरली यहाँ पर कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होगी तो क्या होगा, तो ये वाली लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होकर गई है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, इससे पास होकर गई है। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद याद रखना अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होगी तो जिस पाथ से वो जाती है उसी पाथ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, बिल्कुल उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। याद रखना कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, जबकि कॉन्वेक्स में इस है तो दोनों साइड, लेकिन हम इस साइड का लेते हैं, ये मैं बता दूंगा जब साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा आपको क्यों इस साइड। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर जाती है तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर जा रही थी, अब ये मिरर में से आर पार तो होगी नहीं, हम जानते हैं, तो इसको हम वर्चुअली मिलाएंगे इसको यहाँ पर इस तरह से, है ना। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल बैक होकर वापस आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर जाती है तो उसी रास्ते से वापस क्यों लौट जाती है। तो इसका आंसर ये है कि हम जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि हमारे जो स्फेरिकल मिरर बने होते हैं ये एक स्फीयर से मिलकर बने होते हैं और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो एक बात बताओ, अगर कोई लाइट रे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, हम देखो अगर हमने यहाँ पर ये बॉल, जैसे हमारे पास एक बॉल है और हम एक स्फेरिकल रूम के अंदर हैं, अगर हम यहाँ पर इसको स्ट्राइक कराएंगे तो ये इस तरह से एंगल से जाएगी, अगर हम इसको यहाँ पर स्ट्राइक कराएंगे तो ऐसे जा सकती है, अगर यहाँ स्ट्राइक कराएंगे तो ऐसे जा सकती है। लेकिन ये एंगल कैसा है, ये बिल्कुल 180 डिग्री एंगल है, अगर यहाँ से पास जाएगी तो यहाँ पर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। ये पॉइंट क्या होता है कि जिस मिरर, ये जो स्फीयर बने होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर, जिससे बनकर, जिस स्फीयर से मिरर बने होते हैं उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल क्या होता है, 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है लाइट रे। जैसे कि हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि लाइट रे बिल्कुल जाती है और टकरा के बिल्कुल उसी एंगल पर वापस आ जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलरली उसको एंगल मिलता है, परपेंडिकुलरली एंगल मिलता है, इसलिए बिल्कुल परपेंडिकुलरली वापस आ जाती है। ओके, ये इसका रीजन है कि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी एंगल पर वापस आ जाती है, उसी पाथ से वापस इसलिए आती है क्योंकि सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, 90 डिग्री से, 90 एंगल से इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे मिरर से, और 90 डिग्री पर ही वापस आती है। या दूसरा रीजन हम कह सकते हैं कि किसी भी मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो उस मिरर के उस स्फीयर का पार्ट, उस स्फीयर का सेंटर होता है जिसका कि मिरर एक पार्ट होता है। दूसरा फोर्थ रूल हमारा आ जाता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू पोल पी। अगर कोई लाइट रे पोल पी से पास होगी, पोल पी ये है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर पोल पी से पास होगी तो पोल पी से जाने वाली लाइट रे जिस एंगल से जाती है बिल्कुल उसी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है और कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ पर अगर कोई लाइट रे पोल पी से जाएगी तो सेम एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे 4 रूल थे, 4 रूल मैंने आपको बता दिए, 2 रूल पहले थे, 2 रूल बाद में थे, इधर वाले कॉनकेव मिरर के लिए थे और इधर वाले कॉन्वेक्स मिरर के लिए थे। ठीक है, यहाँ ध्यान से आपने समझ लिए होंगे। अगर ये रूल आपको 4 समझ में आ गए तो आप इमेज फॉर्मेशन समझ पाएंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। बार बार मैं ये रूल आपको नहीं बताऊंगा, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपने ये रूल सीख लिए 4 के 4 रूल, ठीक है, क्योंकि अगले चैप्टर में भी काम देंगे, भले ही 4 रूल काम नहीं दे, वहाँ पर 3 रूल काम देंगे, लेकिन आपको याद रखने हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको ये 4 रूल याद करने ही करने हैं, तो इन रूल को बहुत ध्यान से लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स।